सपोषी व्यतिकरण की घटना के लिए जो दोनों में कलांतर होना चाहिए फाई का मान, तो फाई का मान पाई या 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, डाटा ऐसे करते चले जाए 2m पाई के होना चाहिए, जहाँ m इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डाटा करते चले जाए। ये वैल्यू अगर हम रखते हैं तो इतने कलांतर पर हमको व्यतिकरण प्राप्त होता है। दो तरंगों के बीच इतना इतना कलांतर आएगा तब। तो उनमें पथांतर देखिए कितना है, पथांतर डेल्टा x इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा आई। ये आपके जो दिए गए हैं यहाँ पर, तो इन दोनों में पथांतर जो दिया गया है कलांतर और पथांतर डेल्टा फाई के, डेल्टा फाई इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स जो पथांतर है वो इक्वल टू हुआ लैम्डा अपान 2 पाई इंटू डेल्टा फाई के। तो इसमें पथांतर मान रखेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 2 पाई रखेंगे तो लैम्डा, 2 लैम्डा, इस प्रकार से इनको 4 लैम्डा 2, 3 लैम्डा डाटा। इन बिंदुओं पर आपका सपोषी व्यतिकरण होगा। वहां पर दोनों तरंगों के परिणामी से जो तरंग बनेगी उनकी तीव्रता अधिक होगी, और जो विनाशी है विनाशी के लिए जो डेल्टा एक्स पथांतर होता है वो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 डाट डाट करते चले जाए तो वहां पर आपका जो है विषम के रूप में बनेगा जाके 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2, और इसमें जो आपका बनता है वो m लैम्डा के हुआ। m ऊपर मान चुके थे, अगर चाहें तो यहाँ पर हम n भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए आपके ऐसे दिए गए जहाँ m बराबर 0, 1, 2, 3 है, यहाँ पर m बराबर 1, 2, 3 है, m इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ऐसे करते चले जाएंगे। यहाँ पर m इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ऐसे करते जाएंगे। तो इन बिंदुओं पर जो तीव्रता है वो न्यूनतम होती है, यानी विनाशी व्यतिकरण होता है। तो वो संपोषी व्यतिकरण, ये विनाशी व्यतिकरण। व्यतिकरण के लिए शर्तें होती हैं, इनकी शर्तें हैं। तो शर्तें दो, एक तो ऐसे शर्त साधारणतः कही जाती है, एक प्रकाश से संबंधित कही जाती है। तो जो दो तरंगे एक ही माध्यम में संचरित होती हैं तो नंबर 1 होती है कला संबद्ध होनी चाहिए, यानी संचरित चले तो उनके बीच में जो कलांतर है वो स्थिर रहना चाहिए। तो नंबर 1 जो इसमें दी गई शर्त है, दोनों तरंगों कला संबद्ध होनी चाहिए, दोनों तरंगे कला संबद्ध। कला संबद्ध हो या अब नंबर 2,
इनकी आवृत्तियां समान होनी चाहिए। दोनों तरंगों की आवृत्तियां कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। आवृत्ति या समान होनी चाहिए। और आयाम जो है, आयाम वो लगभग बराबर होने चाहिए, यानी उनमें थोड़ा सा अंतर। आयाम में बहुत दोनों जो तरंगे दे रखे उनके आयामों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, लगभग सम बराबर होनी चाहिए। तो ये उनकी शर्तें हैं। लेकिन प्रकाश से संबंधित और जोड़ दी जाती है। अगर प्रकाश से संबंधित कही जाती है तो प्रकाश में जो व्यतिकरण होता है वो दो स्रोत होते हैं, दो छिद्र जो होते हैं, तो उनके लिए कहा जाता है कि ये दोनों तरह के कला संबंध हो, अर्थात एक वर्णीय हो। प्रकाश में एक वर्णीय हो, ये स्रोत जो है निकट होने चाहिए, समीप होने चाहिए, ये शर्त है। और जो पांचवी शर्त है, स्रोत सक्रिय हो। स्रोत जो है कैसे हो? संकीर्ण हो। ये संकीर्ण। अगर ये दोनों ध्रुवित तरंगे हो, ध्रुवित तरंगे होने पर ध्रुवण समान स्थिति में होना चाहिए। स्टेट ऑफ सेम स्टेट को, जिससे इसकी पोलराइजेशन है। ध्रुवण की दशा कैसी होनी चाहिए? ध्रुवित तरंगे होने पर ध्रुवण की दशा समान होनी चाहिए। ध्रुवण की दशा समान होनी चाहिए। सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, समान होनी चाहिए। ये शर्तें इतनी छेदे रखी है। अब प्रकाश से संबंधित वैसे तो शर्तें 3 होनी चाहिए, लेकिन प्रकाश से अगर संबंधित में देता है तो उसमें से एक वर्णीय जोड़ देते हैं। स्रोत समीप होने चाहिए, संकीर्ण होने चाहिए, ध्रुवित तरंगे होने पर ध्रुवण की दशा समान होनी चाहिए। तो ये व्यतिकरण की शर्तें हैं, प्रतिबंध कहें या शर्तें हैं। तो ये आपके ऐसे दिया गया है। अब इन्हीं से संबंधित आपका जो आता है यंग का द्विझिल्ली प्रयोग, छिद्र की चौड़ाई से संबंधित आता है। तो वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यंग का प्रयोग कहें या यंग का द्विझिल्ली प्रयोग। यंग का द्विझिल्ली प्रयोग, द्विस्लिट प्रयोग भी कहा जाता है। यंग का द्विस्लिट प्रयोग, इसमें यह होता है कि माना एक स्रोत S है, आप जो लैंग्वेज है वो अपने पर जगह यहाँ छोड़ देंगे, उसमें लिख लेंगे और हम आपको जो इसका निगमन है वो बता दे रहे हैं। एक स्रोत S है, वहां से प्रकाश तरंगे जो चलती हैं ये आपके ऐसे से चल रही हैं। उससे स्मॉल d दूरी पर एक पर्दा है, उस पर्दे में हमने 2 छिद्र कर दिए, इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। ये स्मॉल d दे रखी है, इतनी स्मॉल d। और इनसे कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा है। यहां से जो दूरी दी गई है ये आपकी
ये दे रखी इसमें दूरी, और इनके बीच की दूरी यहाँ से आकर कैपिटल डी है। ये पर्दा है, ये पी, या पर्दा इसे लिख देते हैं, पर्दा है, पर्दा है। तो यहां से ये छिद्र जो दिया गया S1 है, ये आपका S2 है, इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। ये दोनों इनके जो ये केंद्र दिया गया है उस पर दोनों तरंगे ऐसे ऐसे मिलती हैं ये वाली। तो ये हमने O ले लिया। अब दोनों तरंगे जो चलती है S1 S2 से, वो कला संबंध है, क्योंकि एक स्रोत से निकल है, एक वर्णीय है, और इन दोनों में पथांतर नहीं है। पथांतर जैसे जितनी दूरी तय करके ये जाता है उतनी दूरी तय करके ये जाता है, जबकि ये आपका ऐसे दे रखा है। यहाँ पर हमने ये सी बिंदु दे दिया, ये सी है। तो जब इन दोनों में पथांतर नहीं है तो वहां पर क्या होगा, सपोषी व्यतिकरण होगा। जहां पर पथांतर आपका शून्य आता है वहां पर कैसा था, सपोषी व्यतिकरण। प्रकाश जो है वहां पर ये दोनों मिलेंगी जाके, तीव्रता अधिक होगी, तो वहां पर ब्राइट चमक जाता है, इसलिए यहाँ पर दीप्ति उत्पन्न होती है। और अब एक हमने मान लिया कि एक बिंदु P है जो x की दूरी पर है, या कहें कोई फ्रिंज एक एनमी है, दीप्ति फ्रिंज हमने मान ली, या कोई फ्रिंज मान ली जो n ये वाली है, यहाँ पर x की दूरी पर है, तो हमने x के रूप में ऐसे, और जो C से मिलाते हैं तो वो थीटा एंगल पर ऐसे है। अर्थात ये बिंदु जब यहाँ पर कर देंगे ये P वाला, तो ये थीटा 0 हो जाएगा, और जितना ऐसे उठा देंगे थीटा कोण पर, उतना ही यहाँ से जो ऐसे ये तरंग एक चल रही है P पर, ये आपकी S1P, और दूसरी ये जो आपकी यहाँ पर ऐसे हुई, और इससे इस पर अगर लंब डाल देंगे तो जितना एंगल ये होगा उतना ही ये आपका थीटा होगा। और ये यदि हम इसको A मान लें तो इन दोनों तरंगों में जो पथांतर है S1P व S2P में जो पथांतर है S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P, तो ये आपका S2A के बराबर, इतने के बराबर है। अब ये पथांतर जो S2A आया है, ये आपका 0 हो, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ऐसे होगा, तो यहाँ पर कैसी होगी, ब्राइट होगी। और यदि यहाँ पर λ/2 3 λ/2 इनमें से कोई भी होगी तो वहाँ पर अदीप्ति, जिसको हम डार्क कहते हैं, अंधेरी वाली, ये पथांतर है। तो कहने का मतलब ये है S2A की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। अब इसके लिए त्रिभुज जो दिया गया है S1 S2A से थीटा अति अल्प तो साइन थीटा इक्वल टू S2A अपान, ये इसे लेंगे तो ये वाला कर्ण के रूप में मान सकते हैं, तो आपका हुआ जाके S1 S2, और कहा थीटा यदि अति अल्प हो तो इसको हम थीटा लिख सकते हैं, थीटा बराबर साइन थीटा, और इसको S2 अपान S1 इसमें। और त्रिभुज COP से अगर लेंगे तो यहाँ पर tan थीटा अगर करेंगे तो आपका हो जाएगा PO अपान CO,
अब इसको थीटा के रूप में ले लें, छोटा छोटा यदि माना गया तो ये आपका हुआ पीओ अपान सीओ। तो एक इक्वेशन ये हुई, एक इक्वेशन ये हुई, थीटा दोनों थीटा है, तो दोनों इन दोनों को जब हम बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर S2A एक व दो से S2A अपान S1 S2 इक्वल टू PO अपान CO। तो जो ये S2A है वो बराबर हुआ PO को तो हमने x माना था। अब अगर NV के लिए करेंगे तो हम XN भी लिख सकते हैं। अपान CO को हमने कैपिटल D माना था। अब यहाँ पर आपका S1 S2 आ जाता है, तो ये आपका S1 S2 है, तो इसको स्मॉल d के रूप में लिखेंगे। अब आप समझ गए होंगे S1 S2 जो ये दूरी दी गई है वो स्मॉल d के रूप में है। यानी सभी की वैल्यू लिख दी हमने, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि PO इक्वल टू x, CO इक्वल टू कैपिटल D, S1 S2 इक्वल टू स्मॉल d। तो ये हम वैल्यू लिख दी यहाँ पर। अब ये जो x बराबर अगर लिखेंगे, पथांतर इतना आया है, ये वाला पथांतर हमारा है। अब इसको x के रूप में लिखना चाहे x बराबर, तो S2A कैपिटल D अपान स्मॉल d कितना, ये S2A सपोसी हो दीप्ति फ्रिंज के लिए, दीप्ति फ्रिंज के लिए x n लिखे तो आपका यहाँ पर n लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d ये होगा। NV हमने मान ली कि NV दीप्ति फ्रिंज है, तो जैसे ये हमने माना था 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा बराबर m लैम्डा के, तो यहाँ पर हमने xn कर दिया, तो n लैम्डा के पथांतर दीप्ति के लिए n लैम्डा होता है। दीप्ति के लिए S2A इक्वल टू m लैम्डा से, तो हमने यहाँ पर उसका मान रख दिया m लैम्डा, n बनाया था तो हमने n लैम्डा कर दिया, xn के रूप में लिख लिया n। और इसके आगे वाली जैसे हम लिख दें कि n+1वीं दीप्ति फ्रिंज, nवीं दीप्ति फ्रिंज के लिए करेंगे तो x n+1 इक्वल टू n+1 लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d है। n की जगह पर n+1 रख दिया, तो ये आपकी NV हो गई। NV वो थी n+1, मतलब चौथी, इसके बाद पांचवी दीप्ति फ्रिंज। तो चौथी में से पांचवी में से चौथी घटा देंगे तो वो फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी। तो दीप्ति फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, दीप्ति फ्रिंज की चौड़ाई अगर निकालनी है तो वो आपकी W बराबर कितनी होगी, xn+1 माइनस xn, ये होगी। और इन दोनों में, इसमें से इसको घटाएंगे, दोनों में लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d कॉमन मिलता है। यहाँ पर बच गया n+1 माइनस यहाँ पर बच गया n, तो n कट गया, तो W इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d। तो देखो दीप्ति फ्रिंज की चौड़ाई का ये सूत्र आ गया। कहीं पर कोई गणना नहीं करनी, कहीं कुछ नहीं, केवल दिमाग थोड़ा सा ये लगा कि हम देखते हैं, हमारा दिमाग हमेशा पथांतर का रहना चाहिए। पथांतर जो हमने निकाला, अब वो दीप्ति के लिए इतना होता है, दीप्ति के लिए अगर निकालने होगा तो दीप्ति वाला मान रख देंगे 0 माइनस लैम्डा/2 के। अब देखते हैं कि उसकी भी चौड़ाई कितनी आती है। इसे कह दिया जाए अदीप्ति के लिए, अदीप्ति के लिए अगर करना है तो
पर xn बराबर ये मान रखेंगे 2n 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2 कैपिटल D बटे स्मॉल d। इसकी जगह पर S2a की जगह पर कितना रखेंगे, ये रखेंगे। दीप्त के लिए लैम्डा रखा था, ये मान रखा था, वहां पर ये रख देंगे। अगर हम n+1 कर दें, n+1 कर दें तो भाई इसकी n की जगह पर n+1 कर देंगे तो 2n+2 होगा। n+1 n की जगह पर n+1 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2n+2 होगा, -1 है। और लैम्डा बाई 2 कैपिटल D बटे स्मॉल d, और इसमें से लेस हो गया तो आपका हुआ जाके 2n+1 और लैम्डा बाई 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d। n+1 के लिए ये हुआ। अब कहता है कि चौड़ाई बताओ, w बराबर बताओ, तो हमको पता है xn+1 में से xn घटाई देंगे तो दोनों में कॉमन मिलता है। इन दोनों में से कॉमन क्या मिलता है आपका, लैम्डा बाई 2 कैपिटल D बटे स्मॉल d, और ब्रैकेट में 2n+1 माइनस ये 2n माइनस है, पहले माइनस लगा ले +1 हो जाएगा। देखो ये हुआ, ये माइनस घटाएंगे 2n-1 को तो 2n तो ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये आपके 2n कट गए, 1 1 2 और 2 ये कट जाएगा। तो कहने मतलब ये हुआ कि जो w हमारी यहाँ पर प्राप्त हुई लैम्डा बाई 2 कैपिटल D बटे स्मॉल d, और ब्रैकेट में 1+1 2 कट गया तो w कितना है, लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d। तो देखो पिंड की चौड़ाई जो अधिक पिंड की चौड़ाई हुई उसका भी सूत्र यही प्राप्त हो गया। अब कहीं पर कठिनाई तो महसूस नहीं हुई, दीप्त के लिए भी है। दीप्त के लिए अगर एक बार हम लोग समझ लेंगे इसको तो कोई दिक्कतें नहीं होगी। एक क्वेश्चन ये जरूर याद कर लेना, बोर्ड परीक्षा के लिए व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें कौन कौन है, तो इसको आप घर में जरूर देख लेना। संतोषी विनाशी व्यतिकरण समझना या न समझना, अवयव का दूसरे प्रयोग जो हमने नोट्स जैसे तैयार कराया आपको, तो ये निगमन जरूर कर लेना। प्रत्येक साल पूछा जाता है, यहाँ पर 4-5 लाइनें लिख लेना। माना एक वायरी स्रोत, एक वायरी स्रोत S से कुछ दूरी पर S1 व S2 पर्दे में छिद्र लिए किए जिनसे चलने वाला प्रकाश व्यतिकरण की घटना से आगे लिख देंगे कि केंद्र ऊपर मिलेगा तो पथांतर 0 होगा, और ये लाइनें ऐसे आपको लिखनी पड़ेंगी। तो भाषा अपने आप लिख लेना, जहाँ पर जो चीज समझना है तो पूछना। ये का दूसरे प्रयोग हमने आपको पढ़ा दिया, कल व्यतिकरण बताया था, आज ये का दूसरे प्रयोग बता दिया। अब आपका विस्पंद रह जाता है और विवर्तन रह जाता है, वो टॉपिक और है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक।